नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में परमाणु के बारे में अध्ययन किया, अणु के बारे में देखा और परमाणु के साथ साथ मोल संकल्पना क्या होती है उसके विषय हमने सीखा। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे वो है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ये परमाणु की संरचना। आज इसके विषय में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे कि परमाणु का जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु संरचना के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, डाल्टन थ्योरी के बाद में जब डाल्टन ने कहा कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब परमाणु को बांटा नहीं जा सकता, ये डाल्टन ने कहा था। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखने को आए या कुछ दैनिक जीवन में चीजें ऐसे देखने को मिली जिससे ये स्पष्ट होने लगा या जिससे वैज्ञानिकों के मन में डाउट उत्पन्न हुआ कि क्या परमाणु अविभाज्य वास्तव में है या फिर इसको तोड़ा जा सकता है। जैसे कि अगर आप अभी कॉम्ब को यानी कि कंघी को, जो कंघी होती है, इसको ऐसे बाल में से रगड़ करके कागज के टुकड़े के पास लेके जाएंगे तो कागज के टुकड़े इसमें चिपकने लगते हैं, ठीक है। या आप कह लीजिए कांच की कोई छड़ हो, कांच की छड़ को अगर आप सिल्क के कपड़े, मान लीजिए कांच की छड़ है, सिल्क के कपड़े पर ऐसे रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद में उसको आप अगर गुब्बारे के पास लेके जाएंगे तो ये गुब्बारा ऑटोमेटिकली दूर हट जाएगा या उसके पास आ जाएगा, ठीक है, मतलब चिपक जाएगा या दूर हट जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, इससे वैज्ञानिकों को लगा अगर परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु टूट नहीं सकता, तो ये प्रक्रियाएं क्यों हो रही हैं? मींस जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी थिंग्स है उसके ऊपर ये ऑटोमेटिक अट्रैक्शन कहां से आ गया, या किसी में रिपल्सन, मतलब कोई दूर भाग रहा है, कोई पास आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये चीजें दिमाग में आई तो दो चीजें दिमाग में चलने लगी। पहला, परमाणु में दो प्रकार के चार्ज हैं, यानी कि परमाणु में दो प्रकार के आवेश हैं। एक तो ऐसा आवेश है जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है, दूसरा ऐसा आवेश है जो चीजों को दूर भगाता है, ठीक है। अब इसके लिए अब वैज्ञानिकों में लग गई होड़, सब जुड़ गए कंपटीशन में, सब एक दूसरे एक पे एक एक्सपेरिमेंट करने लगे ताकि ये इस बात को सिद्ध किया जा सके कि परमाणु वास्तव में विभाज्य है या अविभाज्य ही है, ठीक है। इस क्रम में आप देखेंगे पहले गोल्डस्टीन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले थे गोल्डस्टीन। इन्होंने एक किरणों की खोज की जिसका नाम इन्होंने रखा था कैनाल किरणें। ध्यान समझिएगा, कैनाल किरणें। इन्होंने बताया परमाणु से कुछ धनात्मक किरणें उत्सर्जित होती हैं जो कि कैनाल किरणें कही जाती हैं, लेकिन इन किरणों के बारे में इन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी, या आप कह सकते हैं कि पूर्णतया एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, जो कि बाद में इन्हीं किरणों को कहा गया था प्रोटॉन, ठीक है। ध्यान समझिएगा, गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज की थी जिनको हमने बाद में प्रोटॉन कहा था, लेकिन पूरी तरह से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसलिए रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि प्रोटॉन की खोज किसने की। कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन दिख जाएगा, कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड दिख जाएगा, तो दोनों चीजों को हम अलग अलग समझेंगे। तो गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों के बारे में बताया, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया ये किरणें है क्या और कैसी हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने कंपटीशन पे। हुआ क्या कि धीरे धीरे जब कैनाल किरणों की खोज हो गई, हालांकि ये स्पष्ट नहीं कर पाए, तो एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, ठीक है। जे कहीं कहीं इनका नाम थॉमसन है, कहीं कहीं इनका नाम टॉमसन है, तो दोनों नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। जे थॉमसन, इन्होंने क्या किया? जे थॉमसन ने निर्वात नली मतलब होता है जिसमें वायु ना हो, उससे 10,000 वोल्टेज पर जब इन्होंने विद्युत को प्रवाहित किया, तो वहां पे इन्हें थोड़ी थोड़ी स्पार्किंग मिली,
मतलब चिंगारी टाइप की देखने को चीजें मिली और इन्होंने देखा कि कुछ किरणें जो कि ऋणात्मक यानी कि ऋण आवेश से निकल करके धन आवेश की तरफ जा रही हैं, उनको इन्होंने देखा, यानी कि कुछ किरणें जो कि माइनस से निकल के कहां जा रही हैं, प्लस की तरफ जा रही हैं। इन किरणों को इन्होंने देखा, क्योंकि याद कीजिए गोल्ड स्टीन ने जब खोजा था तो उनकी पॉजिटिव किरणें थी जो इधर आ रही थी, इनकी किरणें हैं निगेटिव जो उधर जा रही हैं। तो इन्होंने कहा ये कैनाल किरणें के जस्ट अपोजिट है, तो इन्होंने इनका नाम रखा कैथोड किरण, ठीक है, या कैथोड किरणें। अब इन्हीं कैथोड किरणों को बाद में क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आप पाएंगे कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। बाद में यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद में इनको 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला था। 1906 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, कैसे की थी, निर्वात में इन्होंने विद्युत को प्रवाहित किया तो कुछ किरणें निकली जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, सॉरी एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, और इनका इन्होंने नाम क्या दिया, कैथोड किरणें, ठीक है। तो और इन किरणों को अगर हम सम्मिलित रूप ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, या छोटा कण जो होता है किरणों का, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसके लिए इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर हुआ। अब देखिए, जैसे ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, अब डाल्टन की थ्योरी पूरी तरह से गलत हो गई। कैसे, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को बांट नहीं सकते, लेकिन अभी आपने देखा गोल्डस्टीन ने बताया कि इसमें प्लस चार्ज होता है और जे थॉमसन ने बताया इसमें माइनस चार्ज होता है, यानी कि अब लोगों के दिमाग में आ गया नहीं नहीं परमाणु को बांटा जा सकता है। तो यहां पे डाल्टन की थ्योरी जो थी परमाणु अविभाज्य है, ये थ्योरी यहां पे गलत हो गई और जे थॉमसन ने ये प्रूफ कर दिया कि परमाणु को हम बांट सकते हैं। इस प्रकार हमें सबसे पहले जानकारी में आया या हमें देखने को मिला धन आवेश या धनावेश प्लस ऋणावेश, यानी कि प्रत्येक परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश होता है। ये प्रूफ 19वीं शताब्दी तक हो चुका था, लेकिन अब भी किसी के पास कोई ऐसा प्रयोग नहीं था या कह सकते हैं आपके ऐसा प्रमाण नहीं था जिससे ये प्रूफ कर सके कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज तो की थी जे थॉमसन ने, उन्होंने क्लियर कर दिया कि परमाणु में कम से कम नेगेटिव चार्ज तो होता ही होता है, पॉजिटिव हो चाहे मत हो। गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव बारे में बताया था लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए थे। तो अब भी ये थ्योरी कहीं ना कहीं पे आप कह सकते हैं कि समस्या बनी हुई थी। वैज्ञानिकों के दिमाग में चल रहा था कि कोई ऐसा प्रयोग देखने में आ जाए या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखने को मिल जाए जिससे हमें ये पता चल सके कि हाँ एक्चुअल में परमाणु में क्या क्या चीजें होती हैं या परमाणु एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है। इसी क्रम में बाद में आते हैं आपके रदरफोर्ड। देखिए, अच्छा पहले हम समझते हैं परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, इसी के विषय हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए अब हुआ क्या, जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, तो इन्होंने बताया, क्या बताया, जे थॉमसन, देखिए ध्यान से समझिएगा, जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक तरबूज जैसा होता है। कैसा, तरबूज जैसा, ठीक है। इस तरबूज में जैसे मान लीजिए ये जो रेड पोर्शन होता है जिसको हम लोग खाते हैं, उसको इन्होंने कहा कि धनावेश है। क्या है, धनावेश, यानी कि जो धनावेश है वो पूरा रेड हिस्सा है, लाल कलर का जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग खाते हैं वो क्या है, धनावेश है। और तरबूज का जो बिया होता है, जो तरबूज का जो बीज होता है, उसको इन्होंने क्या कहा, उसको इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जो मॉडल दिया था किसने दिया, जे थॉमसन ने। इन्होंने बताया कि
जो परमाणु होता है वो तरबूज की तरह होता है। उसमें जो लाल वाला हिस्सा है वो धन होता है, और जो बिया है उसका बीज है, जो सीड्स है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इन्होंने ये भी बताया कि धनावेश जो प्लस होता है वो पूरा पूरा माइनस के बराबर होता है, यानी कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धनावेश के बराबर होता है। और इस प्रकार हमारा जो परमाणु है वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो यहां तक बात जे थॉमसन ने क्लियर कर दी। अब ये बातें वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट भी कर ली, हाँ आप सही कह रहे हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और ये कुछ धनावेश होता है, जिसकी वजह से परमाणु पूरी तरह से बैलेंस होता है। ये इसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर वैज्ञानिकों के दिमाग में आया, अब आप सोचिए कैसे। जैसे उन्होंने सोचा, अगर मान लीजिए ये हमारा परमाणु है, अब ये चीजों को अपनी तरफ खींच कैसे रहा है, यानी कि चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कैसे कर ले रहा है, या कैसे, जैसे अगर जब हमने छड़ को रगड़ा था, जब हम उसको गुब्बारे के पास ले गए तो गुब्बारा उससे दूर भागा या पास आया, तो ऐसा क्यों हुआ? अगर ये चार्ज अंदर भरा पड़ा है, अगर ये चार्ज अंदर भरा है, तो इस दीवार से इफेक्ट क्यों डाल रहा है? जैसे हमारी बॉडी है, इसके अंदर ब्लड घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अगर कट मार जाएगा तो ब्लड बाहर आ जाएगा। तो वही चीज इन लोगों ने सोचा कि ये चार्ज बगैर बाहर आए कैसे इफेक्ट डाल रहा है। तो इसका मतलब वैज्ञानिकों ने ये, उनके दृष्टि में ये बात आई कि हो न हो इनका मॉडल गड़बड़ है। थ्योरी तो सही है इनकी कि भाई धन आवेश जो होता है वो ऋण आवेश के बराबर होता है, लेकिन इनका जो मॉडल है ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मॉडल के अनुसार चार्ज पूरा अंदर है। अगर चार्ज पूरा अंदर है तो ये फिर कैसे काम हो रहा है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। इसीलिए वैज्ञानिकों में फिर होड़ लगी परमाणु मॉडल बनाने में। तो इस क्रम में एक और नए मॉडल की चर्चा हम करते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए ये सब क्या कर रहे हैं, परमाणु की संरचना को ही दिखा रहे हैं, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, देखिए इसको ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। रदरफोर्ड ने क्या किया, सोने की पन्नी पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। सोने की पन्नी पर अल्फा किरण की बौछार इन्होंने कर दी। देखिए हम समझाते हैं आपको। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया सोने की पन्नी, जैसे मान लीजिए ये है सोने की पन्नी, इसमें इसके बहुत सारे क्या हैं, सोने की पन्नी, इसके बहुत सारे गोल्ड के परमाणु हैं, ठीक है, गोल्ड के बहुत सारे परमाणु हैं। इन्होंने क्या किया, यहां पर इन्होंने बौछार कर दिया। किसका बौछार कर दिया इन्होंने? अल्फा किरणों का। अल्फा किरणों का इन्होंने, बहुत सारी अल्फा किरणें, ठीक है, बहुत सारी अल्फा किरणों का इन्होंने क्या कर दिया, बौछार कर दिया। अब देखिए समझिएगा क्या क्या इन्होंने किया कि अल्फा किरणों का, बहुत सारी किरणों का क्या किया, इन्होंने बौछार कर दिया, ठीक है। जब इन्होंने अल्फा किरण, चूंकि अल्फा किरण क्या होता है, हीलियम परमाणु, और हीलियम परमाणु क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, ठीक है। यानी कि इन्होंने नाभिक में पॉजिटिव चार्ज को फेंक दिया, पॉजिटिव चार्ज को भेज दिया। अब देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष आया, और उस हिसाब से हम मॉडल की चर्चा करेंगे। अच्छा, इनमें से अगर हम एक को बाहर निकाल दें, एक मोटे मोटे को, तो यहां हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे देखिए ये हमने निकाल दिया बाहर मोटे वाले हिस्से को, ठीक है, मोटे वाले हिस्से को हमने बाहर निकाल दिया। देखिए हम यहां लिख दे रहे हैं हीलियम परमाणु, ठीक है, हीलियम परमाणु, या इसी को कहते हैं अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण। अब बात को समझिएगा। देखिए पहली चीज, देखिए सबसे पहला ये हुआ, जब यहां से ये किरणें आई तो इन्होंने देखा कि बहुत सारी किरणें क्या हो गई, ऑटोमेटिक यहां से पूरी पास कर गई। बहुत सारी किरणें क्या हुई, यहां से सीधा सीधा पास कर गई। यानी कि अधिकतर किरणें, अधिकतर अल्फा कण या अल्फा किरण पास कर गए, ठीक है, पास कर गए, ठीक है। मतलब बहुत सारे अल्फा कण
उस परमाणु को, जो सोने का या गोल्ड का जो परमाणु था उसको पास कर गए। इसका मतलब क्या भैया, इतना बड़ा सा था, इसमें से पूरी किरणें पास हो गई, पूरी किरण पास हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा, इनमें से कुछ किरणें थोड़ी बहुत, जैसे मान लीजिए 10,000 में से 8-10 ठो, ये वापस मुड़ गई। कुछ किरणें क्या हो गई, वापस मुड़ गई। ठीक है, तो कुछ किरण यानी कि कुछ किरण वापस मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती है, और इनमें से लगभग एक किरण सीधा लौट गई, जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट गई। लगभग एनसीईआरटी का डेटा में 12,000 में से एक कण कह लीजिए या एक किरण वापस लौटता है, वापस सीधा लौट जाता है। अब बात को समझिएगा, जब इन्होंने अल्फा कणों की या अल्फा किरणों की बौछार कर दी, तो उनमें से जैसे मान लीजिए इन्होंने 20,000 भेजा, तो 20,000 में से 19,990 सीधा निकल गए, साफ साफ निकल गए। इसका क्या मतलब, साफ निकल गए, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु क्या है, खाली है। ठीक है, खाली है, ज्यादातर क्या है, परमाणु खाली है, मतलब एकदम स्पेस है। लेकिन 19,990 चला गया, उस 10 में से 9 ठो मुड़ गए, 9 ठो मुड़ गए, मतलब कुछ धनावेश है, कुछ धनावेश है। कहां, बीचों बीच क्या है, कुछ धनावेश है। अब आप कहेंगे आप ये कैसे कह रहे हैं धनावेश है, ऋणावेश भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए आपने किस किरण को भेजा था, आपने पॉजिटिव किरण को भेजा था। अगर ये निगेटिव होता तो इसको खा जाता, लेकिन ये भी प्लस, तो प्लस को कहेगा जूता मार भगा देगा, भाग यहां से। ठीक है, तो प्लस ये वापस चला जाएगा। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि परमाणु के बीचों बीच कुछ धनावेश हिस्सा होता है। तीसरा पॉइंट, एकदम बीचों बीच भारी संरचना होती है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, जिसे नाभिक कहते हैं, यानी कि परमाणु की एकदम बीचों बीच सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से ये प्रूफ कर दिया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। कैसे, उन्होंने बता दिया कि परमाणु का अधिकतम हिस्सा या अधिकतम भाग खाली होता है, परमाणु में कुछ धनावेश होता है, परमाणु के अंदर कुछ भारी धनावेश होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इस प्रकार इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर जो होता है वो धनावेश होता है, जिसको नाभिक बोलते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चारों तरफ घूमते रहते हैं और नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, इस प्रकार ये बात स्पष्ट हो गई कि परमाणु विभाज्य कण है, जिसमें 2 कण देखने को मिलेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव होता है, जो चारों तरफ घूमता रहता है। दूसरा हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम प्रोटॉन, जिसको हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब समस्या यही आती है, गोल्डस्टीन ने बताया था कैनाल किरणों के बारे में, जो कि प्रोटॉन ही है। अब रदरफोर्ड ने भी ये पॉजिटिव चार्ज खोजा, जिसके अंदर प्रोटॉन होता है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन जहां आपको गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों मिल जाएंगे, वहां आपको कौन सा ऑप्शन करना है, वहां आपको रदरफोर्ड करना है। क्लियर हो गया, ध्यान समझिएगा। चूंकि कैनाल किरणों की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, जो कि बाद में प्रोटॉन का ही भाग था या प्रोटॉन ही था। बाद में रदरफोर्ड ने जब नाभिक की खोज की, तो उन्होंने बताया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं। इसलिए बहुत बड़ा इन दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास होता है कि प्रोटॉन की खोज असलियत में किसने की थी,
तो अगर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, अब आराम से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोनों ऑप्शन साथ में आ गए तो आपको गोल्डस्टीन ही मारना है, ठीक है, क्योंकि गोल्डस्टीन ने पहले इसकी चर्चा की थी, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये देख लिया, क्लियर। बाद में चल करके जैसे इन्होंने बताया था कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, बाहर आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बाद में एक साइंटिस्ट आपके आएंगे चैडविक, ठीक है, चैडविक, इन्होंने इसमें न्यूट्रॉन की खोज के बारे में ही बताया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि परमाणु की जो संरचना होती है उसमें 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, अगर याद करना होगा तो आप याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच, देखिए ईंट पर नाच, देखिए ई से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप इन तीनों कणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड को इस खोज के लिए, या आप कह सकते हैं कि इस मॉडल के लिए, जैसे कि जे थॉमसन जी को मिला था नोबेल पुरस्कार, ऐसे ही रदरफोर्ड जी को 1908 में इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्लियर। अब देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों तरफ प्रोटॉन, नाभिक के चारों तरफ ये घूमता रहता है। तो देखिए यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए जैसे जो भी आप लॉ देंगे उसमें कोई डिफेक्ट रहेगा तो वही आपका ड्रॉबैक हो जाएगा। जैसे इन्होंने क्या कहा था, देखिए ध्यान समझते हैं। इन्होंने कहा कि अगर ये परमाणु है और ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अच्छा, जब लोगों ने कहा जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो कैसी कक्षा में घूमते हैं, ये तो बताइए, किस प्रकार की कक्षा में। तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं था। कैसी कक्षा होती है, ऐसे लहराते हुए, गोली होती है, क्या होती है। अगली बात उन्होंने कहा अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है कभी ना कभी इसकी एनर्जी खत्म होगी। ऐसे अगर आप दौड़ रहे हैं तो कभी ना कभी तो आप थक जाएंगे, बैठ जाएंगे। कोई मशीन चल रही है, अगर बिजली है चल रही है, बिजली गई तो बंद हो गई। उसी प्रकार से अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक समय तो ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन थक के धड़ाम से सिम गिर जाए, यानी कि नाभिक में धड़ाम से कूद जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता, या फिर अगर इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होती तो परमाणु की एनर्जी लगातार कम होनी चाहिए थी, है ना। अगर दौड़ रहा है उसकी एनर्जी कम हो रही है तो परमाणु की एनर्जी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता, इसके विषय में भी जानकारी ये नहीं दे पाए, ठीक है। फिर अब इस चीज को एक्सप्लेन किया नील बोर ने। देखिए नील बोर परमाणु मॉडल, देखिए इन्होंने क्या कहा, परमाणु मॉडल। देखिए नील बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट, या इसका हिंदी में नाम है विविक्त कक्षा, विविक्त कक्षा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कुछ निश्चित कक्षा में घूमते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट या विविक्त कक्षा। इन कक्षाओं को या इन ऑर्बिट को हम के, एल, एम, एन डॉट 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 से दिखाते हैं, ठीक है, के, एल, एम, एन डॉट डॉट से दिखाते हैं। जैसे इन्होंने एक सूत्र बताया 2n²। जैसे अगर आप n की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा, 2n² क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, ठीक है। फिर अगर n की वैल्यू 2 रख देंगे तो आप 8 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रख देंगे तो आपका 18 हो जाएगा। अर्थात इन्होंने बताया पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर आप यहाँ 4 रख देंगे तो 4 चौके 16 गुना 32, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, और नाम इन्होंने क्या दिया था, के, एल, एम, एन, ठीक है। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स कक्षाओं में या निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं, और उन ऑर्बिटों की
या उन कक्षाओं की एनर्जी फिक्स होती है, मतलब उससे कम नहीं होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करता और वो लगातार घूमता रहता है। ठीक है, क्या करता रहता है, लगातार घूमता रहता है। क्लियर? तो ये हो गया नील बोर की जानकारी थोड़ी सी, इससे ये जो टॉपिक था ये इंपॉर्टेंट था। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।